प्रिय दर्शकों, एक ऐसा प्रश्न जो आज पूरे संसार में एक रहस्य बना हुआ है, एक अनसुलझी समस्या है। चाहे आधुनिक विज्ञान हो या फिर कोई धर्म हो, सनातन हिंदू धर्म हो या फिर ईसाई मुस्लिम किसी भी धर्म हो, आज तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि मनुष्यों की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई होगी। हालांकि व्याख्या सभी कर रहे हैं, आधुनिक विज्ञान भी इसकी व्याख्या करता है। सनातन हिंदू धर्म में भी अलग अलग थियरीज हैं। ईसाई, इस्लाम सभी अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी स्थिरतापूर्वक इस पर विचार किया, सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति धरती पर कैसे हुई होगी? जीवों की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है? अगर मैं आप सभी को सीधे यही बोल दूं कि मनुष्य लोग सीधे प्रकट हो गए थे, पशु पक्षी सीधे इस धरती पर प्रकट हो गए थे, तो ये भी पूरी तरह लोगों को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जिस सिद्धांत का, जिस थियरी का कोई सिर पैर नहीं होता, आखिर लोग उस पर विश्वास ही क्यों करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं ये आपसे ये कह दूं कि कोई ऐसी शक्ति है जो दूसरे ग्रहों से आती है या फिर मनुष्य लोग दूसरे ग्रहों से आए, तो ये भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी मनुष्य अगर दूसरे ग्रहों से यहाँ पर आ सकते थे तो वहाँ पर भी तो वे हो सकते थे। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि डार्विन का विकासवाद ही सही है, समुद्र के अंदर से धीरे धीरे अमीबा उत्पन्न हुआ, उससे फिर मैमल्स बना, मैमल से बंदर, डायनासोर आदि बनते चले गए, ये भी सुनने में अच्छी थियरी दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है। ये थियरी निश्चित रूप से वैज्ञानिकता से भरी है। सोचने वाला जो वैज्ञानिक था, चाहे डार्विन ही रहे हो, कि समुद्रों में जल भरा होगा, वहाँ से काई उत्पन्न हुई होगी, अमीबा बना होगा, अमीबा से धीरे धीरे मैमल्स आदि बने होंगे, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह सही नहीं है। फिर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर मनुष्य की उत्पत्ति, पशु पक्षियों की उत्पत्ति, वृक्षों की उत्पत्ति धरती के अंदर से कैसे हुई होगी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने में पूरा संसार लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम वैदिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, एक तर्क के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। आखिर मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई होगी, जो इस धरती पर सबसे पहला जीव आया होगा, सबसे पहला वृक्ष होगा, सबसे पहले पशु का जन्म हुआ होगा, सबसे पहली पक्षी रही होगी, सबसे पहला वो कीट आखिर उत्पन्न ही कैसे हुआ। आज आप लोग देखते हैं कि अलग अलग जीवों की उत्पत्ति माताओं के गर्भ से होती है। आखिर इस पृथ्वी से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, और सबसे बड़ा प्रश्न क्यों हुई। चंद्रमा पर भी तो जीवों की उत्पत्ति हो सकती थी, सूर्य पर भी हो सकती थी। आज मैं जीवात्मा की चर्चा नहीं करूंगा कि सूर्य पर भी जीवात्माएं रहती हैं, चंद्रमा पर रहती हैं, उनका शरीर पर दूसरे प्रकार का होता है। ये सब थोड़ा अध्यात्म का विषय है। आज पदार्थ विज्ञान की चर्चा करते हैं, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले मुर्गी आई या फिर सबसे पहले उसका अंडा आया, सबसे पहले चिड़िया आई या उसका अंडा आया। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसका भी जवाब वैदिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद की वैदिक थ्योरी देती है, जिस पर आज इस वीडियो में पूरी तरह डिस्कस किया जाएगा। आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में डार्विनवाद के किसी थियरी की चर्चा नहीं की जाएगी, वो सब तो आप सभी जानते ही हो। आज की इस वीडियो में हम सृष्टि उत्पत्ति के बाद जब ये पृथ्वी बनी थी, उसके बाद कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, इन सब के आधार पर चर्चा करेंगे एक तर्क के साथ। तो इस वीडियो की एक एक बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए। इतना तो आप सभी जानते हो कि सृष्टि बनी, फिर जाके सूर्य बना, अलग अलग तारे बने, ग्रह तारे, गैलेक्सियाँ सभी का निर्माण हुआ। उसी में जलता हुआ अग्नि का एक पिंड भी बना। ये पृथ्वी पहले आग का गोला थी, ना तो इसके पास कोई बादल था, ना तो कोई एटमॉस्फेयर था। ये पूरी तरह जल रही थी, आग्नेय थी पूरी तरह, क्योंकि पृथ्वी की भी अपनी खुद की ग्रेविटी थी, इसीलिए एटमॉस्फेयर का निर्माण होने लगा। ब्रह्मांड से अलग अलग पार्टिकल आदि को अपनी तरफ इसने आकर्षित किया, खींचा, तो एक वातावरण जैसी स्थिति का निर्माण हो गया, एटमॉस्फेयर बना। धीरे धीरे जब ये पूरी पृथ्वी ठंडी होती गई, पृथ्वी मतलब आग का एक गोले जैसा रूप, जब वो ठंडी होती गई,
तो वही जो एटमॉस्फेयर था वो बादलों के रूप में परिवर्तित होने लगा, वाष्प के रूप में। और एक समय ऐसा आया जब उसी बादलों से, उसी एटमॉस्फेयर से चारों तरफ से वर्षा होने लगी। किसी एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से वर्षा होने लगी। वो वर्षा एक समान नहीं थी, कहीं अधिक वर्षा होती थी, कहीं पर कम होती थी। जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती चली गई वहाँ इस पृथ्वी ने महासागरों का रूप ले लिया। जहाँ पर कम वर्षा हुई या फिर पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं था, वहाँ पर हिमालय जैसी स्थिति बनी। आप लोग तो जानते ही हो, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी में अगर आप लोग पानी डालोगे, भले ही वहाँ पर कोई पेड़ पौधे को ना लगाए हो, वहाँ से पानी डालने के 1-2 महीने बाद कोई वृक्ष उग आएगा। आप कहीं भी ये प्रक्रिया देख सकते हो। तो जब पृथ्वी पर वर्षा हो रही थी, ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, महासागर बने, पहाड़ बन गए, नदियाँ भी बन गई, और कुछ नहीं था उस समय तक। अब यहीं से संसार की अलग अलग थियरीज काम करने लगती हैं। कोई कहता है समुद्र से अमीबा बना, फिर मैमल्स आदि बने। कोई कहता है कि वृक्ष आदि उगे, उसके बाद सीधे मनुष्य प्रकट हो गए। कितने ही वैज्ञानिक कहते हैं कि दूसरे ग्रहों से आए थे। लेकिन आइए समझते हैं कि वैदिक विज्ञान, वैदिक थियरी ऑफ यूनिवर्स इसकी किस प्रकार व्याख्या करती है। वास्तव में जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है पृथ्वी पर। इन 4 प्रकारों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा प्रकार या तरीका आप लोग नहीं बता सकते जिनसे जीवों की उत्पत्ति हो। और वे 4 प्रकार हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इन्हीं 4 प्रकार से सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरस ही क्यों ना हो। इन 4 प्रकारों के अतिरिक्त कोई भी जीव नहीं है जिसकी उत्पत्ति होती हो। तो आप लोग अब गंभीरता के साथ खुद ही विचार कीजिए। पृथ्वी पर जल भर चुका था, पर्वत जैसी संरचना भी आसपास बन चुकी थी, पहाड़ भी निकल चुके थे, वहाँ पर कोई भी जीव नहीं था। उस समय जो पहाड़ थे, समुद्र में तो ठीक है मिट्टी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन जो पहाड़ थे वे भी गर्म थे उस समय के, वहाँ पर कोई वृक्ष आदि नहीं उगे थे। आप लोग विचार कीजिए, सबसे पहले निश्चित रूप से जीवों की उत्पत्ति समुद्र के अंदर से ही हुई होगी। पहाड़ों पर से भी पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई, लेकिन सबसे पहले समुद्र के अंदर से हुई। पहाड़ जब तक ठंडा हुए उसके बाद वहाँ से वृक्ष आदि उगे। लेकिन समुद्र के अंदर से, जैसे काई आपने देखा होगा, वैसे ही तरह का एक जीव होता है जिसे अमीबा कहते हैं, एक कोष की जीव। उन्हीं की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। आप लोग ये मत समझिएगा कि अमीबा बोल रहा हूँ, एक कोष की बोल रहा हूँ, ये तो आधुनिक विज्ञान हो गया। ये बातों को प्रकट करने का एक तरीका है। एक कोष की मतलब जहाँ से एक कोशिका की शुरुआत हुई, एक यूनिट जुड़ी जीवों के रूप में। तो सबसे पहले अमीबा जैसे जीवों की ही उत्पत्ति हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमीबा की उत्पत्ति के बाद उसी का विकृत रूप कोई मैमल्स बन गया, चूहे बन गए, पशु पक्षी बन गए, डायनासोर बन गया, ऐसा नहीं है। अमीबा एक अलग स्थिति है। मैंने इसे इसलिए बताया, एक कोष की जीव की उत्पत्ति समुद्र के अंदर सबसे पहले होती है, बस यही बताने के लिए कि जीवों की उत्पत्ति समुद्र के अंदर होती है और किस तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। उसकी बात वहीं पर समाप्त हो गई। पशु पक्षी हो गए, मैमल्स हो गया, डायनासोर हो गए, ये सब दूसरे तरह के जीव हैं। समुद्र के अंदर इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है और ना ही ये अमीबा आदि से बने हैं। तो बताने का यही प्रयोजन था कि एक कोष की जीव की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्र के अंदर से होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जरायुज कहते हैं जो झिल्ली के अंदर से उत्पन्न होता है। एक माता के गर्भ में जो बालक होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, उसमें वो सुरक्षित रहता है। तो इस तरह के जीव, गाय भैंस आदि की भी जो संतानें होती हैं, गाय हो गया, भैंस हो गए, और भी पशु हो गए, मनुष्य हो गया, इंसान, इन सब की उत्पत्ति जरायुज रूप में झिल्ली में होती है, कोशिका झिल्ली में। वे उस झिल्ली से लिपटे हुए बाहर आते हैं माता के गर्भ से। तो इस तरह के जीवों को जरायुज कहा जाता है, जो कोशिका झिल्ली में लिपटे हुए बाहर आते हैं गर्भ से। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं अंडज, जो अंडे के अंदर से उत्पन्न होते हैं। तो दूसरा प्रकार ये है कि वो अंडे से बाहर निकल आए। सांप हो गया, जितने भी पक्षियां हैं, ये सब अंडे से बच्चों को जन्म देती हैं। इनके गर्भ में अंडे से बच्चे निकलते हैं, जो उस अंडे को फोड़कर फिर बाहर चले आते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है अंडज। पहला प्रकार कोशिका झिल्ली में लिपटे हुए गर्भ से बाहर आते हैं, पहला प्रकार
दूसरा है अंडे से भी बाहर निकलते हैं दूसरे तरह के जीव। तीसरा है स्वेदज। स्वेदज कहते हैं जैसे पसीना होता है, कोई चीज़ पसीज जाता है, जैसे हमारे सिर के जो बाल है वहाँ पे जू पैदा हो जाता है पसीने की वजह से। ऐसे ही कहीं पर विशेष स्थिति हो जाए जहाँ पर वो पसीजता है पदार्थ, वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, वहाँ से भी जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। तो ये तीसरा प्रकार है जिसे स्वेदज कहते हैं। पसीने का मतलब केवल हमारे सिर का पसीना ऐसा नहीं लेना है आपको। पसीना पृथ्वी में भी हो सकता है, पृथ्वी की मिट्टी में भी हो सकता है, किसी सड़े गले पदार्थ में भी हो सकता है। तो मैं उस स्वेदज की बात कर रहा हूँ। और चौथा प्रकार जो वैदिक थ्योरी बताता है वो है उद्भिज। उद्भिज मतलब पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकल आना। जितने भी वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हो गए, नीम के वृक्ष हो गए, पीपल के हो गए, या फिर खेत की फसलें हो, वे धरती को फोड़कर उद्भिज की तरह बाहर निकल आती हैं। तो उसे ही उद्भिज कहते हैं, जो धरती को फोड़कर बाहर निकल आए। ये पसीने से पैदा होने से अलग स्थिति है, ये चौथा प्रकार है। तो इन्हीं 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। इस संसार में या सृष्टि में आप दूसरे प्रकार के जीवों की कल्पना नहीं कर सकते जो इन चारों प्रकार से अलग हो। जहाँ भी उत्पत्ति हुई होगी इन्हीं चारों के अंदर आएगी, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। इसके साथ आप सभी ने ये भी जान लिया कि मनुष्य की उत्पत्ति कोशिका झिल्ली के रूप में, जरायुज के रूप में होती है, स्वेदज के रूप में, पसीने के रूप में जू आदि की उत्पत्ति होती है, मकड़ी की उत्पत्ति होती है, छिपकली की भी उत्पत्ति होती है। इसी तरह अंडज से पक्षियों की उत्पत्ति होती है, उनके बच्चों की, सर्प की उत्पत्ति होती है। और जो चौथा प्रकार उद्भिज है, उससे पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है जो धरती को फोड़कर बाहर निकल आते हैं। तो आप लोगों को इतना मालूम पड़ गया कि किस प्रकार से किन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। अब आप लोगों को यही सिद्धांत सृष्टि के आदि में ले जाना है। जब पृथ्वी बनी थी, जल पूरी तरह भर गया था, पहाड़ आदि भी स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। उस समय रहे क्या होंगे? एक तो महासागर के रूप में जल रहा होगा, दूसरी तरफ जहाँ पर कुछ उभरा हुआ स्थान रहा होगा वो जल से थोड़ा खाली रहा होगा, या फिर पूरी तरह चारों ओर जल भरा रहा होगा, जल का स्तर कम हुआ होगा। तो जो उभरा हुआ स्थान होगा वो सबसे पहले खाली हुआ होगा, पहाड़ों के रूप में, पर्वतों के रूप में। तो ये तो स्पष्ट है, सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति समुद्र के अंदर से ही हुई होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये काई होती है जिस पर आप लोग फिसलते हैं, इसी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई धरती के अंदर से। ये काई ही नहीं, इससे भी अलग तरह से, इससे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवात्मा इनके अंदर भी होती है। तो सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई। मैं बहुत अधिक बायोलॉजी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समुद्र के अंदर उन्हीं जीवों की उत्पत्ति हुई जहाँ पर वैसी परिस्थितियाँ बन गई। सबसे पहले एक कोशिका वाले अमीबा जैसे जीवों की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद समुद्र के ही अंदर या फिर समुद्र के किनारों के आसपास घास फूस की उत्पत्ति होने लगी। उस घास फूस की उत्पत्ति अमीबा से नहीं हुई थी, काई से नहीं हुई थी, काई जैसे पदार्थों से। जो लोग कहते हैं कि उसी अमीबा से बदलते बदलते जीव बने, पशु पक्षी या मनुष्य सब बन गए, ऐसा नहीं है। वो तो बने ही थे एक विशेष प्रक्रिया के तहत, लेकिन मिट्टी के ही अंदर से दूसरी जगह से घास फूस आदि भी निकलने लगे। यहाँ तक कि समय के चलते धीरे धीरे पेड़ पौधे भी उगने लगे धरती के अंदर से। अब आप लोगों का प्रश्न ये हो सकता है कि अगर वहाँ पर आम जैसे वृक्षों की उत्पत्ति हुई होगी कहीं पर पानी की वजह से, जल मिल जाने से मिट्टी में, तो उसका पहला बीज कहाँ से आया होगा? आम तो फल के रूप में होता है, गुठलियाँ उसकी जब गिरती हैं तब वहाँ से वो निकलता है मिट्टी में, उसका गुठली कहाँ से आई होगी? सबसे पहले उन वृक्षों का बीज कहाँ से आया होगा? इसी पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बीज होता है वो एक विशेष प्रक्रिया के तहत पैदा होता है। आज धरती के अंदर कहीं पर मिट्टी आप लोग रख दो, उसमें पानी डाल दो, 1 महीने बाद जो वहाँ से वृक्ष उगेगा, क्योंकि उस मिट्टी में, उस स्थान पर उस बीज के उत्पन्न होने की वैसी स्थिति बन गई। जैसे हम लोगों के सिर में अगर पसीने हो तो वहाँ पर जू उत्पन्न हो जाता है। पसीना नहीं था तो जू नहीं था। आप सभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे सिर में जब पसीना हुआ तो जू पैदा हुआ, जू वहाँ से पहले था उसका बीज, ऐसा नहीं है। पसीने ने जू के बीज को वैसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। आप लोग अगर पूरी पृथ्वी से अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की
मिट्टी को एकत्र कर लो दूसरी जगह, जब उसमें आप लोग पानी डालोगे तो अलग अलग प्रकार के वृक्ष उगेंगे, क्योंकि उस मिट्टी ने दूसरे बीज की स्थिति उत्पन्न कर दी। ऐसे ही धीरे धीरे समुद्र के अंदर से एक कोशिका जीव की उत्पत्ति हुई, उसके किनारे घास फूस आदि उगे, पहाड़ों आदि से धीरे धीरे करके वृक्ष उगने लगे। ये जो आम, नीम, पीपल आदि आप लोग देखते हो, ये धरती के स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक पदार्थ है, ये हाइब्रिड नहीं है। इन आम जैसे फलों को खाने से बुद्धि बढ़ती है, शरीर मजबूत होता है, जबकि जो ये हाइब्रिड है उन्हें खाने से कोई पोषक तत्व आपको नहीं मिलेगा, बल्कि बीमार ऊपर से होगे। तो ये धरती से स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाव रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ पर धरती, क्योंकि धरती ये गर्भ रूप है, धरती को इसीलिए माता कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जीवों का निर्माण का स्वयं कारण है। तो इस मिट्टी में अलग अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने से उसके गर्भ में, मिट्टी में अलग अलग वृक्षों की उत्पत्ति हुई, घास फूस, अमीबा की उत्पत्ति हुई। अभी मैं जब मनुष्य की उत्पत्ति की चर्चा करूँगा, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि केवल पानी और मिट्टी से ही जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, वहाँ पर ऊर्जा भी चाहिए होती है, पोषक तत्व भी चाहिए होता है, तब उसका विकास होता है। हाँ, निश्चित रूप से इसको आप अभी तब समझ जाओगे जब मैं मनुष्य की उत्पत्ति धरती के अंदर से करूँगा। उसको समझाते हुए मैं इसकी व्याख्या करूँगा कि पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, ऊर्जा उन संतानों को कैसे मिलती है, तो वहाँ पर इसको आप अच्छी प्रकार से समझ पाओगे। तो वृक्ष आदि भी उग चुके थे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि वैदिक थियोरी में पॉसिबिलिटीज़ क्या है। जो लोग कहते हैं कि प्रकट हुए, वैसे उस समय तो प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, योगियों का, वैज्ञानिकों का ऐसा सामर्थ्य होता है, वे अपने इच्छा अनुसार मुक्त जीवात्मा शरीर को प्रकट कर सकती हैं। लेकिन सृष्टि के आदि में, धरती जब आदि में बन रही थी, वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ पर कोई प्रकट नहीं हुआ था। वहाँ पर विज्ञान के तहत ही, सृष्टि विज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार ही जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो समुद्र के अंदर से फिर उसके किनारों पर जीवों की उत्पत्ति होने लगी, घास फूस आदि अलग अलग प्रजाति के बड़े बड़े वृक्ष उगने लगे। जो लोग ध्यान करते होंगे, कभी जाके उसे अनुभव कीजिएगा, वो स्थिति कितनी अद्भुत रही होगी। सारी सृष्टि ईश्वर के नियमों से बनी हुई है, तो एक विशेष प्रक्रिया के तहत अलग अलग वृक्षों की उत्पत्ति होती चली गई। ये वास्तव में स्वेदज हो गया, उद्भिज हो गया, इस प्रकार के जीव की उत्पत्ति अभी हो रही है, धरती को फोड़कर बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हो रहे थे वे इसी प्रकार के थे। यहाँ तक कि केचुआ जो होता है, आप लोग बारिश में देखते होंगे कि मिट्टी से ही केचुआ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उस मिट्टी ने वैसी स्थिति वहाँ पर बना दी थी। आप लोग सोचिए, 1 वर्ष तक केचुआ जल्दी गांव में नहीं दिखता, लेकिन जब बारिश होती है तो वे उत्पन्न होने लगते हैं। खेतों में तो पाए जाते हैं 12 महीने, लेकिन हर जगह वे वर्ष भर नहीं पाए जाते। लेकिन जब बारिश होने लगती है तो ही वे आपके घरों के सामने उत्पन्न होने लगते हैं, मिट्टी के अंदर से, मिट्टी को फोड़ कर भी बाहर निकलने लगते हैं। तो केचुआ तो कई प्रकार के प्राणियों में आ जाता है, जो मैंने आपको 4 प्रकार बताया। धरती को फोड़कर उद्भिज में भी आ गया, तो केचुआ आदि भी धीरे धीरे उगने लगे। वृक्ष आदि की जड़ें जो सड़ जाती थी, स्वेदज मैंने बताया था, पसीने से, वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के कीड़े उत्पन्न होने लगे, छिपकली उत्पन्न होने लगी, मकड़ी उत्पन्न होने लगी। हो सकता है आप लोगों को मैं व्यवस्थित तरीके से ना बता पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने सामर्थ्य से जब इस पर मनन चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से आपको यही सही लगेगा। आप कहेंगे कि जीवों की उत्पत्ति का जो ये वैदिक विज्ञान का क्रम है, निश्चित रूप से यही सही होगा। तो फिर कीट पतंगे आदि की उत्पत्ति होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे और आगे सांप जैसे जीवों की उत्पत्ति होने लगी। वैसे ये हर जगह ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। जहाँ जहाँ की मिट्टी अलग प्रकार की थी, वहाँ पर अलग अलग जीव उत्पन्न हो रहे थे। आप लोग ईश्वरीय संरचना का अद्भुत दृश्य देखिए। उसके बाद पक्षियों की भी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर भर भरे मिट्टी से होने लगी। जो मैंने बताया ना कि पक्षियों की उत्पत्ति अंडे के अंदर से होती है, धरती के अंदर भर भरी मिट्टी में, वहाँ पर पक्षी लोग बच्चे के रूप में धरती के अंदर से उनकी संरचना आगे बढ़ने लगी। ऐसे ही हिमालय में, तिब्बत जैसे क्षेत्रों में उस समय मिट्टी इतनी भर भरी थी जैसे माता का एक गर्भ होता है जहाँ से संतानें जन्म लेती हैं। वैसे ही तिब्बत जैसे क्षेत्रों के आसपास ये मिट्टी इतनी भर भरी थी, पृथ्वी का गर्भ, यानी वो मिट्टी पूरी तरह मुलायम थी, भर भरी थी,
वहाँ पर भी रजवीर सृष्टि की प्रक्रियाओं के तहत ही बना, क्योंकि वहाँ पर वैसी परिस्थिति बन गई थी। जैसे एक माता का गर्भ पहली बार संतानों को उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण करता है, उसी प्रकार ये मिट्टी पूरी तरह भरभरी थी, मुलायम थी, उसकी परत पूरी तरह चिकनी थी। वहाँ पर भी वर्षा हुआ करता था। मेरी बातों को समझने के लिए आपको वैज्ञानिक सामर्थ्य के साथ सोचना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के मन में अभी प्रश्न आएगा कि एक माता का गर्भ में तो दूसरी प्रकार की स्थिति होती है, आखिर मिट्टी के अंदर उन्हें ऊर्जा किस प्रकार मिलती होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि हर जगह से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, हर जगह से वृक्षों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, हर जगह से पशु पक्षियों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। अलग अलग प्रकार की मिट्टी से ये हो रहा था। अनेक जगह तो स्त्री पुरुषों की संरचना एक साथ बन रही थी। जो ऊर्जा की बात आप कर रहे हो, आप लोग ऊर्जा सूर्य की किरणों से पाते हो। एक माता संतानों को जब गर्भ में धारण करती है तो वो फल फूल हो गया, सूर्य की किरणें हो गई, प्रकाश हो गया, इन्हीं सब से ऊर्जा प्राप्त करती है। ऐसे ही वे संतानों को ऊर्जा जो थी वो सूर्य की किरणें देती थी। जैसे 9 महीने में 10 महीने में एक समय के अंतर्गत वो संतान गर्भ से बाहर निकल आती है कोशिका झिल्ली के रूप में, वैसे ही वे युवावस्था में 20 वर्ष 25 वर्ष इसी आयु के बीच में वे धरती को फोड़ फोड़ के बाहर निकलने लगे। ये मत पूछिएगा कि वे श्वास कैसे लेते थे, तो एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि माता के गर्भ में कैसे श्वास लेते थे। ऐसे ही धरती के अंदर भी उनका पोषण होता था। सबसे पहली माता धरती ही है। ऐसे ही शेर चीते आदि की उत्पत्ति उन्हीं स्थानों के आसपास से हुई जहाँ से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। पेड़ पौधे तो हर जगह से उग रहे थे, समुद्रों के आसपास से या फिर दूसरी जगहों से। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न और आ गया होगा, मनुष्य की उत्पत्ति आज क्यों नहीं होती मिट्टी से? चलो ठीक है, तिब्बत जैसे क्षेत्रों के आसपास से हो गई, या फिर उसके और भी आसपास के विशेष क्षेत्रों से हुई, वहाँ की मिट्टी ऐसी थी। तो आज दूसरे स्थानों से जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, भरभरी है, मुलायम है, चिकनी है, वहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही? देखिए, सृष्टि के आदि में ये पृथ्वी आग का एक दहलता गोला था। वर्षा हुई, उसके बाद जो स्थिति बनी मिट्टी की, वैसी स्थिति सृष्टि के अंत तक, इस पृथ्वी के अंत तक कभी नहीं बन पाएगी। यहाँ तक कि वो मिट्टी जहाँ पर भरभरी थी, मुलायम थी, जहाँ सूर्य की किरणों से पोषण पाती थी संतानें, एक बार जब वहाँ से मनुष्य निकल आया धरती को फोड़कर युवावस्था में, 20-20, 25-25 वर्ष तक धरती के अंदर ही वे पड़े रहते थे। उनका शरीर विकसित होता था जैसे आज 9 महीने 10 महीने विकसित होता है। उस समय अगर 9 महीने 10 महीने में निकल आते तो ये मारे जाते, उन्हें पशु पक्षियों के शिकार हो गए होते। इसीलिए धरती के अंदर स्वाभाविक रूप से युवावस्था में वे बाहर निकले। वैसे ही धरती के वे सतह पर ही थे, थोड़े ही अंदर थे। जब उनका शरीर थोड़ा कार्य करने लगा, स्वतंत्र हुए, तो वे मिट्टी को हटा के बाहर निकल आए। जहाँ से एक बार मनुष्य उत्पन्न हो जाते, दोबारा वो मिट्टी उतनी पवित्र रह ही नहीं जाती, उसका गर्भ, वो मिट्टी उतनी भरभरी नहीं रह जाती थी, फिर से वहीं पर मनुष्य को उत्पन्न कर दे। फिर वहाँ से कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगे, जहाँ से एक बार मनुष्य उत्पन्न हुए थे। दूसरे विकृत रूप में पशु पक्षी उत्पन्न होने लगे, तो ऐसी भी स्थिति थी। पेड़ पौधे उगने लगे। जब सृष्टि बनेगी, पृथ्वी आग्नेय होगी, वैसी स्थिति तभी बन सकती है जब वर्षा होगी। उसका गर्भ, पृथ्वी का जो भरभरी मिट्टी है, तभी उतनी पवित्र, मुलायम या चिकनी हो सकती है। वो अब कभी नहीं होगी। मैं स्वाभाविक रूप से बात कर रहा हूँ। आज भी जो जहर मिट्टी में मिलाया जा रहा है खेती के रूप में, कृषि के रूप में, ये भी बहुत भयानक है। आगे चलकर इसका भी बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो आम था, नीम था, फल थे, स्वाभाविक थे, पृथ्वी से उगे थे, भले ही वे छोटे दिखते हों, खट्टे दिखते हों या दूसरे प्रकार के हो, जो स्वाभाविक होता है वो स्वाभाविक ही होता है। उसकी तुलना कोई हाइब्रिड कभी नहीं कर सकता। ये जो जीन में ये जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उनके बीजों में, इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको कुछ ही समय बाद दिखाई देगा। वैसे आज भी है, लेकिन इसका एक बड़ा परिणाम आगे आप लोगों को समझ में आएगा। 2-4 सालों के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो जहाँ से मिट्टी ने संतानों को उत्पन्न कर दिया, स्त्रियों को, पुरुषों के, वहाँ से वो दोबारा संतानों को उत्पन्न नहीं कर पाई, क्योंकि वैसी स्थिति रही ही नहीं। उसके बाद भी पशु पक्षी आदि भी काफ़ी समय तक उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पशु पक्षियों को भी उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं रहा।
लेकिन ईश्वरीय प्रक्रिया के तहत जो मनुष्य उत्पन्न हुए थे वे फिर स्त्रियों के माध्यम से संतानों को उत्पन्न करने लगे, पशु पशुओं के माध्यम से, पक्षी पक्षियों के माध्यम से उत्पन्न करने लगे। लेकिन वृक्ष आदि जो थे, क्योंकि वृक्ष तो धरती को फोड़कर ही बाहर निकले हैं, तो ऊपर से जो उसका फल गिरेगा फिर धरती में जाएगा, फिर धरती को फोड़कर बाहर निकलेंगे, तो ये प्रक्रिया सृष्टि के अंत तक चलती रहेगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा पृथ्वी फिर से आग्नेय होगी, तो वो वृक्षों को भी उत्पन्न नहीं कर पाएगी। हो सकता है 10, 20, 50 वर्षों बाद ही ना उत्पन्न कर पाए, क्योंकि आज मनुष्यों ने इसको इतनी हानि पहुंचा दी है। जो वृक्ष, जो प्रजातियां समाप्त हो जा रही हैं, उनको आप किसी भी प्रकार वापस नहीं ला पाओगे, देख लेना। ये है जीवों की उत्पत्ति का अद्भुत विज्ञान, जो अलग अलग थियरी से सबसे ऊपर है, पूरी तरह स्पष्ट है। इस पर कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। डार्विन की थियरी पर तो आप सभी प्रश्न उठा सकते हो। जब घास फूस धरती के अंदर से समाप्त होने लगी, वातावरण चेंज हुआ, तो उस समय के जो जिराफ आदि जीव थे, सिर को ऊपर करके, दोनों पैरों को ऊपर करके वृक्षों की पत्तियां तोड़ तोड़ के खाने लगे। क्या आप लोगों ने इस पर कभी विचार किया? घास फूसे कितने हजार वर्षों तक वे सूख गई और वृक्ष वैसे के वैसे पड़े रह गए। घास फूसे सूखी होंगी तो वृक्ष भी तो नष्ट हुआ होगा। तो इन सब पर प्रश्न उठा सकते हो, लेकिन वैदिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पूरी तरह स्पष्ट है। विकासवाद की वैदिक थ्योरी, इस पर कोई भी प्रश्न उठाए मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आप भी गंभीरता से विचार करके इस पर लोगों को जवाब दे सकते हो। केवल इतना ही नहीं कि मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, इन सब की उत्पत्ति धरती के अंदर से हुई। उस समय धरती की स्थिति एकदम पवित्र थी। जो जल था उतना शुद्ध जल आज की मिट्टी का नहीं है, क्योंकि मिट्टी उतनी शुद्ध नहीं रही। मिलावट तो की ही गई, लेकिन स्वाभाविक तौर पर भी मिट्टी अपना रूप बदल रही है। जब पृथ्वी आग का दहकता गोला थी तो ये एक बच्ची के रूप में थी, उसका जन्म हुआ था अभी अभी। धीरे धीरे जब उस पर वर्षा होने लगी, एटमॉस्फेयर बादल बन के बारिश होने लगी, फिर मिट्टी पर जल भरने लगा, समुद्र बने, पहाड़ आदि बन गए, तो वो एक युवती के रूप में हो गई। बच्ची थी, पहले तो जन्म ही नहीं हुआ था, फिर बच्ची थी, युवती के रूप में आ गई, फिर स्त्री के रूप में हुई, जिससे अलग अलग वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से होने लगी। इस समय भी पृथ्वी उत्पन्न कर रही है, क्योंकि वो एक स्त्री के रूप में है। ये पृथ्वी की मध्य अवस्था है। जैसे अगर माने कि 4 अरब साल पृथ्वी का जीवन है, तो लगभग 2 अरब साल बीत चुके हैं। जैसे एक स्त्री अपने मध्य अवस्था में 40-50 वर्ष की होती है, वैसे ये पृथ्वी की मध्य अवस्था है। अभी वो पूरी तरह स्त्री रूप में है। अब धीरे धीरे वो वृद्धा की तरफ बढ़ेगी। जब पूरी तरह वृद्ध हो जाएगी, फिर ना तो वृक्ष उत्पन्न होंगे, ना तो कीट पतंगे उत्पन्न होंगे, ना तो धरती के अंदर से केचुए आदि ही उत्पन्न होंगे। धीरे धीरे पृथ्वी फिर नष्ट हो जाएगी। तो एक स्त्री से आप लोग पृथ्वी की तुलना कर सकते हो। इसीलिए पृथ्वी को सबसे पहले माता कहा गया। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य धरती पर सीधे प्रकट हो गए, ईश्वर ने सीधे उत्पन्न कर दिया ऋषियों को, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मुक्त जीवात्माएं होती हैं वे अपने आप को शरीर के रूप में प्रकट कर सकती हैं। अगर आपका मोक्ष हो गया, आप लोग मुक्त हो गए, तो अनेक शरीरों का भी निर्माण कर सकते हो। लेकिन सृष्टि आदि में जो प्रक्रिया थी वो धरती के अंदर से ही उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पर कोई विशिष्ट नहीं था, सब कुछ विज्ञान के नियमों के अंतर्गत ही हुआ था। ये जो मुक्त जीवात्माएं शरीरों का निर्माण कर सकती हैं, ये भी सृष्टि विज्ञान के नियमों के अंदर ही आता है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई चमत्कार है। तो यही है विकासवाद की वैदिक थ्योरी, जो कि पूरी तरह स्पष्ट है, सत्य है। इससे अच्छी थ्योरी कोई हो ही नहीं सकती। आप लोग गंभीरता से विचार कीजिए, उस समय जब मनुष्य लोग उगे होंगे धरती के अंदर से, पशु पक्षी आदि की भी स्थिति बनी होगी, पेड़ पौधे भी निकले होंगे धरती को फोड़कर। उस समय का जो पानी था, वाटर, वो पूरी तरह शुद्ध था। वैसा पानी आपको आज कहीं नहीं मिलेगा। लोग तालाबों का जल पीते थे, पशु पक्षी तालाबों का जल पीते थे, फल खाते थे। आप लोग विचार कीजिए, उस समय गेहूं हो गया, धान हो गए, जौ हो गए, बाजरा हो गए, ये सभी धरती के अंदर से विशेष प्रक्रिया के तहत उगे थे। आज की तरह एक क्यारी बनाकर धान की या गेहूं की खेती नहीं होती थी कि वहाँ पर केवल विशेष रूप से धान ही हो। धान के बीच में धरती के अंदर से गेहूं भी उगा था, कहीं पर जौ था, उसी के बगल कहीं पर बाजरा था। प्राचीन अपने पूर्वजों ने एक एक बीज को इकट्ठे करके फिर अलग अलग क्यारी के रूप में उन्हें बोना प्रारंभ किया, उनकी बुआई करनी प्रारंभ की।
कृषि फिर शुरू हुआ। तो जब वे गेहूँ, जौ, बाजरा, धान आदि सबसे पहले उगे थे, वे स्वाभाविक स्थिति में थे। ऐसा भी है कि जहाँ की मिट्टी एक प्रकार की हो वहाँ पर गेहूँ ही उत्पन्न हुआ हो, जहाँ की मिट्टी दूसरे प्रकार की हो वहाँ पर धान ही उगा हो, बाजरा ही उगा हो, ऐसा भी था। लेकिन उनके बीच बीच से अलग अलग पेड़ पौधे भी उगे थे। घास फूस जिसके लिए आज आप लोग जहर डालते हो, धान की खेती में जब वहाँ पर घास उगाती है तो वहाँ पर दवा डाला जाता है, जहर डाला जाता है वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए। तो वे घास फूस भी उसी समय उगे थे। मैंने प्राचीन इतिहास में आज तक नहीं देखा कहीं पर कोई दवा का प्रयोग किया गया हो घास फूस को नष्ट करने के लिए। ये भी एक तरह का बहुत बड़ा पाप है। घास फूस तो नष्ट होगा ही, साथ ही वातावरण भी पूरी तरह प्रदूषित हो जाता है। उतना आपके पास ज्ञान न होने की वजह से ऐसा करते हो। ये है उद्योगपतियों का षड्यंत्र। जो लोग कहते हैं कि राम राज्य आ गया, श्री राम का मंदिर बन गया, राम राज्य इसे नहीं कहते। राम राज्य के समय घास फूस में जहर दवाइयाँ नहीं डाली जाती थी, उनकी निराई करके उन्हें जानवरों को दे दिया जाता था। राम राज्य कुछ और ही था, वहाँ पर विज्ञान अपने चरम सीमा पर था। तो यहाँ पर राम राज्य की चर्चा नहीं की जाएगी। यहाँ पर चर्चा की जा रही है सृष्टि के आदि में धरती जब बनी थी तो एक स्त्री के रूप में थी। पहले जन्म हुआ, बच्ची हुई, युवती हुई, स्त्री बनी, फिर वृद्धावस्था में जाके इसका अंत हो जाएगा। कुछ लोग तो मेरी बातों को सुनकर संतुष्ट ही नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि मैंने इस वीडियो में वैदिक थ्योरी की पूरी जानकारी दे दी कि विकासवाद का यही सिद्धांत है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। इस पर भी आप लोग गंभीरता से मनन चिंतन करके और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए कि वे जीव श्वास कैसे लेते होंगे, धरती के अंदर से पशु पक्षी श्वास कैसे लेती हैं, तो आज आप लोग यही देखिए कि एक माता के गर्भ में 9 महीने वो बालक कैसे श्वास लेता है। पशु पक्षियाँ अंडे में कुछ दिन रहकर कैसे श्वास लेती हैं। धरती के अंदर केचुए कैसे श्वास लेते हैं, कीड़े मकोड़े कैसे श्वास लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ तक कि किसी वन में आप लोग सुरक्षित एक बड़ा मजबूत घर बनाइए, पूरी तरह उसे ढक दीजिए, उसके अंदर कोई भी जीव ना जा पाए। आप लोग 10, 20, 50 वर्षों बाद जब जाकर उसको खोलेंगे, देखेंगे उस खंडहर को, तो उसमें अनेक प्रकार के जीव आपको दिखेंगे। तो ये है ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय प्रक्रिया। मुझे लगता है वैदिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली होगी। यही है आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।